चौथी का जोड़ा। सैदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजम बिछी थी। टूटी हुई खपरेल की झिरियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। महले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी हुई थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माँ ने बच्चे छातियों से लगा लिए थे। कभी कभी कोई मुनहनी सा चिड़चिड़ा बच्चा रसद की कमी की दुहाई देकर झल्ला उठता। ना आए मेरे लाल। दुबली पत्ती माँ उसे अपने घुटने पर लिटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल सूप में भटक रही हो। बच्चे हुंकारे पर खामोश हो जाते। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफक्किर चेहरे को तक रही थीं। छोटे अर्ज की तूल के 2 पार्ट तो जोड़ लिए गए थे, मगर अभी सफ़ेद गजी का निशान बेचने की किसी को हिम्मत न पड़ती थी। काट छांट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने न जाने कितने जहर संवारे थे, कितने छठी छोचक तैयार किए थे और कितने ही कफन ब्योते थे। जहाँ कहीं महल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख यतन पर भी ब्योत न बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कान निकाल लेती, कलफ तोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौखूंटा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोल कर मुस्कुरा पड़ती। आस्तीन और घेर तो निकल आएगा, गिरिबान के लिए कत्तर मेरी बुख्ची से ले लो। मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर वो कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो सफ़ेद गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नाप तोल हार जाएगी। जभी तो सब दम साधे उनका मुँह तक रही थी। कुबरा की माँ के पुरस्तकलाल चेहरे पर फिक्र की कोई शिकन न थी। 4 गिरा गजी के टुकड़े को वो निगाहों से ब्योत रही थी। लाल तूल का अक्स उनकी नीलगूंद जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था और उदास उदास गहरी झुर्रियां अंधेरी गुफाओं की तरह एकदम उजागर हो गईं, जैसे घने जंगल में आग भड़क उठी हो। उन्होंने मुस्कुरा कर कैंची उठा ली। महल्ले वालियों के झमघटे से एक लंबी इत्मीनान की सांस उभरी। गोद के बच्चे ठसक दिए गए। चील जैसी तेज निगाहों वाली कुआरियों ने झपाझप सुई के नाकों में डोरे परो दिए। नई ब्याही दुल्हनों ने अंगुस्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी थी। सैदरी के आखिरी कोने में पलंग पर हमीदा पैर लटकाए, हथेली पर ठोड़ी रखे कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटा कर इसी तरह भी अम्मा सैदरी के चौके पर जा बैठती थीं। बुख्ची खोलकर रंग बिरंग कपड़ों का जाल बखेर दिया करती थी। कूंडी के पास बैठी बर्तन मांजती कुबरा कनखियों से उन लाल लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख झपकी सी उसके जर्दी माइल मटियाले रंग में लपक उठती। रुपहरी कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानू पर फैलाती तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा अजब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी खंदकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही मुन्नी मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टाँके पर जरी का काम हिलता और मशालें कपकपा उठती। याद नहीं इन शबनमी दुपट्टों से पहले और कितने दुपट्टे बने, टके तैयार हुए और लकड़ी के भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों के जाल धुंधला गए। गंगा जमनी कोरे मान पड़ गईं। तोई के लच्छे उदास हो गए, मगर कुबरा की बारात न आई। जब एक जोड़ा पुराना हो जाता तो उसे चाले का जोड़ा कहकर सैंत दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का इफ्तिताह हो जाता। नई छानबीन के साथ नई अतलस छांटी जाती। सैदरी के चौके पर साफ सुथरी जाजम बिछती। महल्ले की औरतें मुंह में पान और बगल में बच्चे दबाए झांझन बजाती आ पहुंचती। छोटे कपड़े की गोट तो निकल आएगी, पर बच्चियों का कपड़ा ना निकलेगा। बूबू और सुनो, तो क्या निगोड़ी मारी तूल की बच्चियां पड़ेंगी? और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश कीमियागर की तरह आँख के फीते से तूल और अरज नापती और बीवियाँ आपस में छोटे कपड़ों के मुताल्लिक खुसर पुसर करके कह लगाती। ऐसे में कोई मन चली सुहाग या बन्ना छेड़ देती, कोई और 4 हाथ आगे वाली ख्याली समधनों को गालियां सुनाने लगती।
बेहुदा गंदे मजाक और चुगले शुरू हो जाती। ऐसे मौके पर कुंवारी बालियों को सैदरी से दूर सर ढांक कर खपरेल में बैठने का हुक्म दे दिया जाता, और जब कोई नया कहकहा सैदरी से उभरता तो बेचारियां ठंडी सांस भर कर रह जाती। अल्लाह, ये कहकहे उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छर वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतर बेउतनहात नाजुक मरहले पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम का दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी कि कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से न सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नई नायन की लगाई हुई बात में ज़रूर कोई अड़ंगा लगेगा, या तो दूल्हा की कोई दास्तान निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का अड़ंगा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए या मेहर पर बात टूटे तो मेहर पर बात टूटेगी, या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बियम्मा की सारी मशाकी सुगड़ापा धरा रह जाता। न जाने क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के रोज़े से सुगड़मा ने जहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। ज़रा सी कत्तर बजती तो तिल्लेदानी या शीशी का गिलाफ सीकर धनक गोखरू से संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी की तरह बढ़ती है। जो बारात हो गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीके का दम भी फूल गया। हमीदा को एक दिन अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले थे, लंबे जैसे मुहर्रम का अलम। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़े होना दुश्वार था। सुबह उठकर नीम की मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटने पर बिठाकर न जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई फूसड़ा हलक में चला जाता। अब वो खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़ कर उनकी गोद से उतर आती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे कतई पसंद न था। उसके नन्हे से गुस्से पर वो और हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझती, जैसे गर्दन में कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर भी अम्मा आकर उन्हें सहारा देती, पीठ पर धप धप हाथ मारती। तौबा है, ऐसी भी क्या हंसी। उच्छू के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेबसी से मुस्कुराने लगते। खांसी तो रुक जाती मगर वो देर तक हाँपा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते, कितनी बार कहा तुमसे। बड़े शव खाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ, रोज 3 पाव दूध और आधी छिटाक मक्खन खाओ। अरे खाक पड़े इन डॉक्टरों की सूरत पर। भला एक तो खांसी, ऊपर से चिकनाई, बलगम ना पैदा कर देगी। हकीम को दिखाओ किसी। दिखाऊंगा, अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर उच्छू लग जाता। आग लगे इस मुँह हुक्के को, इसी ने तो ये खांसी लगाई है। जवान बेटी की तरफ भी नहीं देखते हो आँख उठाकर। और अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी, कौन कहता था जवान थी। वो तो बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी सुनकर ठिठक रह गई थी। न जाने कैसी जवानी आई थी कि न तो उसकी आंखों में परियां नाची, न उसके रुखसारों पर जुल्फें परेशान हुई, न उसके सीने में तूफान उठे, न कभी उसने सावन भादों की घटाओं से मचल का प्रीतम या साजन मांगे। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो न जाने कब दबे पाँव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप न जाने किधर चल दी। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुँह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा काम ना आया, और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी भी छोड़ दी। और कुबरा के पैगाम न जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि स्टार्ट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियाँ ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। मगर भी अम्मा का दस्तूर न टूटा। वो उसी तरह रोज दोपहर को सैदरी में रंग बिरंग कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके शुभरात के महीने ही में क्रेप का दुपट्टा 7.5 रुपए में खरीद डाला था। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा न था। मंझले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। भी अम्मा को तो बस जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया। जानो राहत नहीं, चौखट में बारात
आई खड़ी हो और उन्होंने अभी दुल्हन की माँ की अफशां भी नहीं कतरी, हॉल से उनके तो छक्के छूट गए। झट अपनी उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन बुंदू की माँ को बुला भेजा। बहन मेरा ही मरा मुंह देखो जो इसी घड़ी ना हो। और फिर दोनों में खुसर फुसर हुई। बीच में एक नजर दोनों कुबरा पर भी डाल लेती, जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो उस कानाफूसी की जबान को अच्छी तरह समझती थी। उसी वक्त भी अम्मा ने कानों के 4 माशे की लौंगे उतार कर मुंह बोली बहन के हवाले की कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोखरू, 6 माशा सलमा सितारा और पागौज नेफे के लिए तूल ला दे। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछ कर तैयार किया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबराम ने अपने हाथों से कमरा पोंछ डाला। कमरा तो चिट्टा हो गया, मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई। और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब तो मेरी आपा का नसीबा खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रकत नफिल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह जब राहत भाई आए तो कुबरा पहले ही से मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी। सेवइयों और पराठों को नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती कुबरा कोठरी से निकली और झूठे बर्तन उठाने लगी। लाओ मैं धो दूं बियापा, हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, वो शर्म से झुक गई। हमीदा छेड़ती रही, बियम्मा मुस्कुराती रही और करेब के दुपट्टे पर पल्लू टाँटती रही। जिस रास्ते कान की लौंगे गई थी उसी रास्ते फूल पत्ता चांदी की पाजेब भी चलती, और फिर हाथों की 2-2 चूड़ियां भी जो मंजले मामू ने रंडापा उतारने पर दी थी। रूखी सूखी खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुनते, पुलाव महकते। खुद सूखा निवाला पानी से उतार कर वो होने वाले दामाद को गोश्त के मुच्चे खिलाती। समाना बड़ा खराब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाए देखकर कहा करती, और वो सोचा करती हम भूखे रहकर होने वाले दामाद को खिला रहे हैं। बियापा सुबह सवेरे उठकर जादू की मशीन की तरह काम पर जुट जाती है। नहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती है, दूध औटाती है ताकि मोटी सी मलाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकाल कर उन पराठों में भर दे, और क्यों ना भरे, आखिर को एक दिन वो उसका अपना हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसकी हथेली पर रखेगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर एक दिन जब फूल खिलेंगे और फलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और इस ख्याल से मेरी बियापा के चेहरे के मुरझाए हुए चेहरे पर सुहाग खिल उठता। कानों में शहनाइयाँ बजने लगती और वो राहत भाई के कमरे को झाड़ती, उनके कपड़ों को प्यार से तह करती जैसे वो कुछ उनसे कहते हों। वो उसके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बिसादी बनियान और नाक से लिथड़े हुए रुमाल साफ करती। उसके तेल में चिपचिपाते हुए तकिए के खिलाफ पर स्वीट ड्रीम काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह सवेरे अंडे पराठे डट कर खाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता। अभी अम्मा की मुंह बोली बहन खुसर फुसर करती, बड़ा शर्मीला है बेचारा। भी अम्मा तावीलें पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले रंग ढंग से, कुछ आंखों से। आई नौज, खुदा ना करे जो मेरी लौंडियाँ आंखें लड़ाए। उसका तो आंचल भी नहीं देखा किसी ने, भी अम्मा फख्र से कहती। बियापा मेरी तरफ देख कर हंसती। अरे चल दीवानी। हाय तो मैं क्या करूँ खाला, राहत मियाँ से बात क्यों नहीं करती अकलकुरी। मैया हमें तो शर्म आती है। अय है वो तुझे फाड़ी खाएगा ना, भी अम्मा चिढ़कर कहती। नहीं तो, मगर लाजवाब हो गई। और फिर मिस्कॉट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए बहनों से मजाक करने के लिए। उस दिन आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। चुपके से बोली, देखो हंसना नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी नहीं, मैंने वायदा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सीनी रखते हुए कहा। फिर जो पट्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त राहत ने मेरी तरफ सर से पांव तक देखा तो मैं सरपट भागी वहां से। मेरा दिल धक धक करने लगा। अल्लाह तौबा, क्या खन्नास आंखें कमबख्त की। जाने गोड़ी मारी, अरे देख तो सही वो कैसा मुंह बनाता है।
اے ہے سارا مزہ کرکرا کر دیا تو نے، بھی اماں نے ٹوکا مگر میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپا جی نے ایک بار میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں التجا تھی، لوٹی ہوئی براتوں کا غبار تھا اور چوتھی کے پرانے جوڑوں کی ماند اداسی۔ میں سر جھکائے جا کر کھمبے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ راحت خاموش کھاتے رہے، میری طرف نہ دیکھا۔ کھلی کے کباب کھاتے دیکھ کر مجھے چاہیے تھا کہ مذاق اڑاؤں، قہقہا لگاؤں کہ واہ جی واہ دلہا بھائی کھلی کھا رہے ہو، مگر جانو کسی نے میرا نرخرا دبوچ لیا تھا۔ بھی اماں نے جل کر مجھے بلا لیا، منہ ہی منہ میں کوسنے لگی۔ اب میں ان سے کیا کہتی کہ وہ تو مزے سے کھا رہا ہے کمبخت، کہیں مجھے بھی نہ کھا جائے۔ راحت بھائی کوفتے پسند آئے؟ میں نے اماں کے حکم پر پوچھا۔ بھی اماں کے سکھانے پر میں نے پوچھا، جواب ندارد، بتائیے نا۔ ارے ٹھیک سے جا کر پوچھ، بھی اماں نے ٹہو کر دیا۔ آپ نے لا کر دیے اور ہم نے کھائے، مزیدار ہی ہوں گے۔ ارے واہ رے جنگلی، بھی اماں سے نہ رہا گیا تو بول اٹھی، ارے تمہیں پتہ بھی نہ چلا، کیا مزے سے کھلی کے کباب کھا گئے۔ کھلی کے کباب؟ ارے تو روز کھائے کے ہوتے ہیں، میں تو عادی ہو گیا ہوں کھلی اور بھوسا کھانے کا۔ راحت نے چپکے سے کہا۔ بھی اماں کا منہ تر گیا۔ بھی آپا کی جھکی ہوئی پلکیں پھر نہ اٹھ سکیں۔ دوسرے روز بھی آپا نے روزانہ سے دگنی سلائی کی، اور پھر شام کو میں کھانا لے کر گئی تو بولے، کہیے آج کیا لائی ہیں؟ آج تو لکڑی کے برادے کی باری ہے، کیا ہمارے ہاں کا کھانا آپ کو پسند نہیں آتا؟ میں نے جل کر کہا، یہ بات نہیں، کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، کبھی کھلی کباب تو کبھی بھوسے کی ترکاری۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہم سوکھی روٹی کھا کر اسے ہاتھی کی خوراک دے، ٹپکتے گھی کے پراٹھے ٹھسائیں۔ میری بھی آپا کو جو شاندار نصیب نہیں اور اسے دودھ ملائی نگلوائیں۔ میں بھنا کر چلی آئی۔ بھی اماں کی منہ بولی بہن کا بتایا ہوا نسخہ کام آ گیا اور راحت نے دن کا زیادہ حصہ گھر ہی میں گزارنا شروع کر دیا۔ بھی آپا تو چولہے میں جھکی رہتی، بھی اماں چوتھی کے جوڑے سیا کرتی اور راحت کی غلیظ آنکھیں تیر بن کر میرے دل میں چبھا کرتی۔ بات بے بات چھیڑنا، کھانا کھاتے وقت کبھی پانی تو کبھی نمک کے بہانے سے، اور ساتھ ساتھ جملہ بازی۔ میں کھسیان ہو کر آپا بھی کے پاس جا بیٹھتی۔ جی چاہتا ہے صاف کہہ دوں کس کی بکری اور کون ڈالے دانا گھاس، اے بھی مجھ سے تمہارا بیل نہ ناتھا جائے گا۔ مگر بھی آپا کے الجھے ہوئے بالوں پر چولہے کی اڑتی ہوئی راکھ، نہیں، میرا کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ میں نے ان کے سفید بال لٹ کے نیچے چھپا دیے۔ ناچ جائے اس کمبخت نزلے کا، بیچاری کے بال پکنے شروع ہو گئے۔ راحت نے پھر کسی بہانے سے پکارا۔ میں چل گئی، پر بھی آپا نے کٹی ہوئی مرغی کی طرح جو پلٹ کر دیکھا تو مجھے جانا پڑا۔ آپ ہم سے خفا ہو گئیں؟ راحت نے پانی کا کٹورا لے کر میری کلائی پکڑ لی۔ میرا دم نکل گیا اور بھاگی ہاتھ جھٹک کر۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بھی آپا نے شرم و حیا سے گھٹی آواز میں کہا۔ میں چپ چاپ ان کا منہ تکتی رہی۔ کیا کہتی؟ کہہ رہے تھے کس نے پکایا ہے کھانا؟ واہ واہ، جی چاہتا ہے کھاتا ہی چلا جاؤں، پکانے والی کے ہاتھ کھا جاؤں۔ اوہ نہیں، کھا نہیں جاؤں بلکہ چوم لوں، میں نے کہنا شروع کیا، اور بھی آپا کا کھردرا ہلدی دھنیا کی بسام میں سڑتا ہوا ہاتھ اپنے گال سے لگا لیا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ یہ ہاتھ، میں نے سوچا، جو صبح سے شام تک جٹے ہی رہتے ہیں، ان کی بیگار کب ختم ہوگی؟ کیا ان کا کوئی خریدار نہیں آئے گا؟ کیا انہیں کبھی کوئی پیار سے نہ چومے گا؟ کیا ان میں کبھی مہندی نہ رچے گی؟ کیا ان میں کبھی سہاگ کا عطر نہیں بسے گا؟ جی چاہا زور سے چیخ پڑوں۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ بھی آپا کے ہاتھ تو اتنے کھردرے تھے، پر آواز اتنی رسیلی اور میٹھی تھی کہ راحت کے کان ہوتے تو، مگر راحت کے کان نہ تھے نہ ناک، بس دوزخ جیسا پیٹ تھا۔ اور کہہ رہے تھے اپنی آپا بھی سے کہنا اتنا کام نہ کیا کریں اور جوشاندہ پیا کریں۔ چل جھوٹی۔ ارے واہ، جھوٹے ہوں گے آپ کے وہ۔ ارے چپ مردار، انہوں نے میرا منہ بند کر دیا۔ دیکھ تو سوٹر بن گیا ہے، انہیں دیا، پر دیکھ تجھے میری قسم میرا نام نہ لیجیے۔ نہیں بھی آپا، انہیں نہ دو سویٹر، تمہاری ان مٹھی بھر ہڈیوں کو سویٹر کی کتنی ضرورت ہے؟ میں نے کہنا چاہا پر نہ کہہ سکی۔ آپا بھی تم خود کیا پہنو گی؟ ارے مجھے کیا ضرورت ہے، چولہے کے پاس تو ویسے ہی جھلسن رہتی ہے۔ سویٹر دیکھ کر راحت نے اپنی ایک ابرو شرارت سے تان کر کہا، کیا یہ سویٹر آپ نے بنا ہے؟ نہیں تو۔
तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा उसका मुंह नोच लूं, कमीने मिट्टी के तोदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम है। इसके एक एक फंदे में किसी नसीबो जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हुई हैं। ये उन हाथों का बुना हुआ है जो पंगोरे झुलाने के लिए पैदा हुए हैं, टूटा बटन टाँकने और फटा हुआ दामन रफू करने के लिए बनाए गए हैं। इनको थाम लो गधे कहीं के, और ये दो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नावों को बचाकर पार लगा देंगे। ये सितार न बजा सकेंगे, मणिपुरी और भारत नाट्यम न दिखा सकेंगे, इन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया, इन्हें फूलों से खेलना नसीब नहीं हुआ, मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गुलाजतें धोते हैं, ताकि तुम उजले चिट्टे बगड़ा भक्ति का ढोंग रचाए जीते रहो। मेहनत ने उनमें जख्म डाल दिए हैं, उनमें कभी चूड़ियाँ नहीं खनकती, इन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा। मगर मैं चुप रही। भी अम्मा कहती हैं मेरा दिमाग तो मेरी नई सहेलियों ने ख़राब कर दिया है, मुझे कैसी नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख और काल की बातें, धड़कते हुए दिलों के एकदम चुप हो जाने की बातें। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह, नाक और गिरीबान और बाल खसोट डाले और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बियापा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पोंछती मेरे पास आ बैठी। क्या बोले? उनसे नारा आ गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा, बियापा ये राहत भाई बड़े खराब आदमी है। मैंने सोचा आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते, ये देखिए मेरी साड़ी चूड़ियाँ चूरा हो गई। मैंने कांपते हुए कहा, बड़े शरीर है। उन्होंने रोमांटिक आवाज़ में शर्मा कर कहा, बियापा सुनो बियापा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं है। मैंने सुलग कर कहा और सोचा आज भी अम्मा से मैं कह दूंगी। क्या हुआ? भी अम्मा ने जानमाज बिछाते हुए पूछा। देखिए मेरी चूड़ियाँ भी अम्मा। राहत ने तोड़ डाली। भी अम्मा मसारा से चहक कर बोली, हाँ खूब किया, तुझे सताती भी तो बहुत है तो दम काहे को निकल गया, बड़ी मोमबत्ती की बनी हुई हो ना, जरा हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चुमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी के दिन बदला ले लीजियो, वो कसर निकालियो कि याद करेंगे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नियत बांध ली। मुँह बोली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस हुई और मामलात को उम्मीद अफजा रास्ते पर गामजन देखकर असद खुशनुदी से मुस्कुराया गया। आए है तू तो बड़ी छस है। आए हम तो अपने बहनों का खुदा कसम नाक में दम कर दिया करते थे। मुँह बोली बहन बोली, और वो मुझे बहनोइयों से छेड़छाड़ करने के हथकंडे बताने लगी कि किस तरह उन्होंने छेड़छाड़ के तीर बहदफ नुस्खे से मेरी उन दोनों बहनों की शादी कराई थी जिनकी नाव पर लगने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो उनमें से हकीम जी थे, जहाँ बेचारे को लड़कियां बालियां छेड़ती शर्माने लगते और शर्माते शर्माते इखलाज के दौरे पड़ने लगे, और एक दिन मामू मियाँ से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले लीजिए। दूसरे वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे, जहाँ सुना के बाहर आए हैं लड़कियां छेड़ना शुरू करती थी, कभी गलोरियों में मिर्चें भर के भेज रही हैं, कभी सिवैयों में नमक डालकर खिला दिया। आए है लोगों तो रोज आने लगे, आंधी आए पानी आए क्या मजाल जो ना आए। आखिर एक दिन कहलवाए दिया अपने एक जान पहचान से कि इनके यहाँ शादी करा दो। पूछा कि भाई किससे? कहा किसी से भी करा दो, और खुदा झूठ न बुलवाए तो बड़ी बहन की सूरत ये थी कि देखो तो जैसे बीचा चला जाता है। छोटी बहन तो बस सुभान अल्लाह, एक आंख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोले सोना दिया बाप ने, और बड़े साहब के दफ्तर में नौकरी अलग लगवाई। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर की नौकरी, उससे लड़का मिलते क्या देर लगती है। भी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा, ये बात नहीं बहन, आजकल के लड़कों का दिल बस तो थाली का बैंगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाएगा। मगर राहत तो बैंगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है, झुकाव पर कहीं मैं ही पिस ना जाऊं। मैंने सोचा। मैंने आपा भी की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर बैठी आंतरा गूंद रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कुंवारपने को लानत समेत
कुआरपने की लानत समेत उसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी है? नहीं, वो भूख से ऐसा के एहसास से पहले ही सहम चुकी है। मर्द का तस्वुर उसके जहन में उमंग बनकर नहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा। वो एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ को ढकेलना ही होगा। मगर इशारों का नायक को बावजूद राहत मियाँ ना तो खुद ही फूटे, ना उनके घर ही से पैगाम आया। थक हार कर भी अम्मा ने पैरों के तोड़े तोड़े गिरवी रखकर पीर मुश्किल कुशा की न्याज दिला डाली। दोपहर भर महल्ले टोले की लड़कियां सहन में ऊधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माई लजाई मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून के की आखिरी बूंद चुसाने जा बैठी। बी अम्मा जैदरी में अपनी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टाँके लगाती रहीं। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी। बस आंखों की सुइयाई तो रह गई थी, वो भी निकल जाएंगी। आज उनकी झुर्रियों में फिर मशलें थरथरा रही थीं। बी अम्मा की सहेलियां उनको छेड़ रही थीं। अब वो खून की बची खुची बूंदों को ताव में ला रही थी। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल उठाकर न्याज की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनके बुखार से देखते हुए गर्म गर्म सांस मेरे कान में आने लगी। तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है। ये मुकद्दस मलीदा अब राहत के तंदूर में झोंका जाएगा। वो तंदीर जो 6 महीने से हमारे खून की चीटों से गर्म रखा गया है। ये दम किया हुआ मलीदा मुराद भर लाएगा। मेरे कानों में शादियाने बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे पर बारात देखने जा रही हूँ। दूल्हा के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा हुआ है जो घोड़े के अयालों को चूम रहा है। चौथी का शहाबी जोड़ा पहने फूलों से लदी शर्म से निढाल आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती बिहापा चली आ रही हैं। चौथी का जरतार जोड़ा झिलमिल कर रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। बिहापा की हया से बोझल निगाहें एक बार उठती हैं। शुक्रिया का आंसू अफशा के जर्रों में कुमकुमों की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी मोहब्बत का फल है, बी आपा की खामोश निगाहें कह रही हैं। हमीदा का मेरा गला भरा है। जाओ ना मेरी बन्नो, आपा ने उसे जगा दिया और वो चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पोंछती डेवड़ी की तरफ बढ़ी। ये मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे जैसे वो सांप की बामी में घुस आई हो। और पहाड़ खिसका। राहत ने मुंह खोल दिया। वो एकदम एक कदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई जैसे उनका कोई गला घोंट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर उसने राहत के मुंह की तरफ बढ़ाया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खो में डूबता चला गया। नीचे, बहुत नीचे, तारीकी के अथाह गार की गहराइयों में, और एक बड़ी से चट्टान ने उसकी चीख का गला घोंट दिया। न्याज के मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन के ऊपर गिरकर 2-4 सिसकियां भरी और गुल हो गई। बाहर आंगन में महल्ले की बहू बेटियां मुश्किल कुशा की शान में गीत गा रही थी। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। उसके जाने के बाद उस घर में अंडे न तले गए, पराठे न पके और स्वीटर न बुने गए। दिख जो एक अरसे से बी आपा की ताक में भागी भागी पीछे आ रही थी, एक ही जस में दबोच बैठी और उन्होंने झुकाकर अपना नामुराद वजूद उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर इसी सहदरी में चौकी पर साफ सुथरी चादर बिछाई गई। महल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन का सफेद सफेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह भी अम्मा के सामने फैल गया। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। बाई अबरू फड़क रही थी। गालों की सुनसान नदियां भाए भाए कर रही थी, जैसे उनके चेहरे पर भयानक सुकून और मौत का भरा इत्मीनान छा गया हो। कफन के लट्ठे की कान निकालकर उन्होंने चौपरता किया और उनके दिल में अनगिनत कैंचियां चल गईं। आज उनके चेहरे पर कैसा मौत का सुकून तारी था, कैसा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि और जोड़ों की तरह ये चौथी का जोड़ा सहता न जाएगा। एकदम सदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैना तरह चहकने लगी। हमीदा माजी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली।
لال طول پر سفید گزی کا نشان، اس کی سرخی نہ جانے، اس کی سرخی میں نہ جانے کتنی معصوم دلہنوں کا ارمان رچا ہے، اور سفیدی میں کتنی نامراد کوانیوں کے کفن کی سفیدی ڈوب کر ابھری ہے۔ اور پھر ایک دم سب خاموش ہو گئے۔ بی اماں نے آخری ٹانکا بھر کر توڑ لیا، دو موٹے موٹے آنسو ان کے روئی جیسے نرم گالوں پر دھیرے دھیرے بہنے لگے، ان کے چہرے کی شکنوں میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ نکلی، اور وہ مسکرا دی جیسے آج انہیں اطمینان ہو گیا ہو کہ ان کی کبرا کا جوڑا بن کر تیار ہو گیا، اور کوئی دم میں شہنائیاں بج اٹھیں۔